हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों ये है उपकार की प्रैक्टिस वर्कबुक। इसमें हम आज एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हम मैथ के पूरे 20 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों हिंदी और रीजनिंग तो आप लोग आसानी से कर लेते हैं, सबसे कठिन भाग लगता है तो वो मैथ का लगता है। तो अब बच्चों आपको मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि 83,70,232 में 2 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। यानी हमें इस संख्या में 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है। बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों। संख्या पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 83,70,232। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, दोनों 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल करना है। तो एक तो 3 यहाँ दिया गया है बच्चों और एक 3 यहाँ दिया गया है। तो इसका स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, इकाई दहाई पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30। और ठीक है बच्चों, और इसका स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, तो यह इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो यानी इसका हो जाएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों, तो 3 लाख को हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से बच्चों, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो हमें 3 लाख में बच्चों क्या करना है, 30 का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये 0 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 का गुणा इस सब में कर देंगे। तो 3 का गुणा 0 में 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 0 आएगा और 0 आएगा। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे बच्चों तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये आंसर आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी आ गया बच्चों 90 लाख। ठीक है बच्चों, तो 90 लाख का विकल्प कौन सा है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा बच्चों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6। बड़े बच्चों ध्यान से देखना है कि हमें विकल्प में ढूंढने में हमें गलती नहीं करना है बच्चों। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यानी सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 84 तथा महत्तम समापवर्तक 14 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। बच्चों यहाँ पर दो संख्याएं अनुपात में दी हैं, किस तरह से, 2:3 के अनुपात में। ठीक है भाई, संख्याओं का अनुपात दे दिया है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे संख्या पहली 2x है और दूसरी 3x है। ठीक है बच्चों, जब हमें संख्याएं पता चल गई, अब दिया है कि उन संख्याओं का लासा 84 और मासा 14 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बच्चों एक सूत्र आप जानते होंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है बच्चों, बराबर क्या होता है, बराबर होता है लासा गुणा मासा। जब आपने लासा और मासा पढ़े होंगे तो ये एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो बच्चों पहली संख्या कितनी है, 2x गुणा दूसरी कितनी है, 3x, हमने मान ली थी, बराबर लासा बच्चों क्वेश्चन में दिया है लासा 84 और मासा 14, तो 84 गुणा 14। ठीक है बच्चों, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा 2 में होगा तो बच्चों हो जाएगा 6, और x का x में गुणा होगा तो बच्चों x पे घात 2 बराबर 84 गुणा 14। अब बच्चों हम 6 को उधर ले जाएंगे, यानी 6 का पक्षांतर करेंगे तो 6 कहाँ जाएगा, बटे में, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84 गुणा 14 बटे 6। अब बच्चों 6 से हम 84 काट देंगे तो 6 एकम 6, बचेंगे 24 और 6 चौके 24। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 14 गुणा 14। आप चाहें तो इनका गुणा भी कर सकते हैं, गुणा नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमें यहाँ से जो एक स्क्वायर लगा हुआ है उसको हटाना है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, इस पर बच्चों रूट लग जाएगा। इस तरह से इस पर क्या लग जाएगा, ये रूट। तो 14 गुणा 14 बच्चों, जब इसका जो है हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये 14 वर्गमूल इसका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x का मान कितना आ गया, 14। अभी x का मान आया है, हमें पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों जब हमने x का मान निकाल लिया है तो ये x का मान हम इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे, तो दोनों संख्याएं निकल आएंगी। तो बच्चों पहली संख्या थी 2x, तो 2 का गुणा करेंगे 14 में, क्योंकि x का मान हम 14 निकाल चुके हैं, तो 14 दूनी 28, ये संख्या आ गई पहली। और दूसरी थी हमारी 3x, तो 3 गुणा 14, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 42। तो ये आ गई हमारी
दूसरी संख्या, तो इसमें बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो बच्चों ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो हम विकल्प यहाँ देख लेंगे 42 कहाँ पर है बच्चों, ये डी नंबर पर, इसलिए हमारा विकल्प डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है बच्चों कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो बच्चों प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का हम गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, 2, दूसरी होती है 3, और इसके बाद 5, फिर 7, और इसके बाद बच्चों कौन सी होती है, 11। तो ये पांचों अभाज्य संख्या हो गई। अब हमें इनका क्या करना बच्चों, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे हम। तो 2 3 6, 6 5 30, और 30 सत्ते बच्चों कितना होता है, 30 सत्ते होता है 210 गुणा 11। अब इसका 11 का गुणा कर देंगे, तो 11 का 0 में 0, 11 एकम 11 हासिल की 1, और 11 दूनी 22 और 1 23, 2310। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम विकल्प देख लेंगे, इसमें ये बी नंबर है 2310। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु को 285 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 420 में बेचता तो उसका लाभ ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है कि किसी वस्तु को 285 में जब बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100। अब लाभ होता है तो प्लस लगता है, और हानि होती है तो बच्चों माइनस लगता है। यहाँ पर हानि हो रही है तो माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। बच्चों ये होता है क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्रय मूल्य निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस हानि कितनी हो रही है, 25%। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 25, इसके बाद गुणा विक्रय मूल्य कितना दिया है, यानी 285 में बेचा गया है, तो यही विक्रय मूल्य है। तो यहाँ लिख देंगे 285। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 100/100 में से 25 घटेगा तो 75 आ जाएगा, और ये गुणा 285। इसको काट देंगे 25 से, तो 25 3 75, 25 चौके 100। 3 से बच्चों हम 285 भी काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 8 3 में 27, और इसके बाद बचेगा 1 15 हो जाएगा, 3 5 15, 95 गुणा 4 बचा। ठीक है, 95 गुणा 4। चलिए इसका गुणा कर लेंगे, 4 5 20 हासिल की 2 आ जाएगी, और 4 9 36 और 2 38। ये आ गया बच्चों 380 रुपये आ गया क्रय मूल्य। अब आगे क्वेश्चन में दिया है, यदि वह उस वस्तु को 420 में बेचता तो उसका लाभ कितना होता। अब 380 की तो खरीदी थी उसने, यानी क्रय मूल्य है, और 420 में अगर अब वो बेच देता तो उसको तो लाभ होता। तो लाभ कितना हो जाएगा बच्चों, 420 में बेचेगा तो 420 में से हम 380 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 40 रुपये। तो इतना लाभ उसको हो जाता। ठीक है बच्चों, इसको एक बार और समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया था और हानि दी थी। तो इससे हम क्या निकालेंगे, पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का ये फॉर्मूला होता है। तो जब क्रय मूल्य आ जाएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु को 420 में बेचता तो कितना लाभ होता। तो क्रय मूल्य 380, जब 420 में बेचता तो उसको 40 रुपये का लाभ होता। ओके बच्चों, तो यहाँ पर विकल्प कौन सा है, ये डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 45 में दिया है बच्चों, 22 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 715 रुपये कमाते हैं, तो 32 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। ये काम और समय का प्रश्न है बच्चों, बहुत ही सरल है। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि 22 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो इसमें नियम ये होता है बच्चों, पुरुष का हम घंटों में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद कितने रुपए कमाते हैं, 715 रुपये। तो जितने रुपए कमाते हैं उसको नीचे लिखा जाता है बटे में। ओके बच्चों, अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि 32 पुरुष 8 घंटे काम करते हैं, तो 32 का हम 8 में गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि पुरुष का घंटों में गुणा किया जाता है बटे कितने रुपए कमाएंगे। तो कितने रुपए का मतलब बच्चों
ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, या हम यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ पर x रुपए कमाएंगे ऐसा मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो ठीक है बच्चों, x का मान कैसे निकलेगा, ये x इधर आएगा बच्चों, तो ये वाली चीज़ जाएगी बटे में और ये जाएगा गुणा में। ठीक है बच्चों, तो x इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 32 गुणा 8 तो उधर था ही था। अब ये 22 गुणा 10 ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये जाएगा नीचे यानी भाग में। और 715 बच्चों कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, क्योंकि बटे की चीज़ जाती है गुणा में और गुणा की चीज़ आती है बटे में। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको 2 से पहले काट लेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 11 आएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 16 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी इसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 5 से बच्चों हम 715 काट देंगे। ठीक है, सब बच्चों कट रहा है, ध्यान से समझिएगा। सब ऊपर से नीचे हम आराम से काट लेते हैं इसको। 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5 बच्चों 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 5 चौके 20, इसके बाद 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा और 5 3 15। कुल मिलाकर बच्चों 5 का भाग हमने 715 में दे दिया। अगर आपको इस तरह से नहीं काट पा रहे हैं तो आप 5 का भाग भी 715 में दे सकते हैं। देखिएगा, अगर हम 5 का भाग 715 में देंगे बच्चों तो 143 ही आएगा, यानी 5 एकम 5 बचेंगे 2, अंक उतारा जाएगा 1 का, 21 हो गया। 5 चौके 20। ठीक है बच्चों, अब 1 बचा, अंक उतारेंगे 5 का, 5 3 15। ठीक है बच्चों, यानी 143 आया। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं। x बराबर 16 गुणा 4, भाई ये 16 बचा, यहाँ पर 4 बचा और गुणा यहाँ पर 143 बटे यहाँ पर बच्चों क्या बच रहा है, सिर्फ 11 बच रहा है। ठीक है, अब हम 11 से 143 को काट सकते हैं क्योंकि 11 का भाग इसमें चला जाएगा। चलिए 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, तो कितना बचेगा बच्चों, नीचे 3 33 हो जाएगा, 11 3 33। अब x बराबर क्या बचा है, 16 गुणा 4 गुणा 13। इसका हम गुणा कर लेंगे। तो चलिए 16 चौके बच्चों कितना होता है, 64 गुणा 13। इनका गुणा कर दिया तो 64 आ गया। अब 13 का गुणा और कर देंगे तो 13 चौके 52, हासिल आएगी 5 और 13 छिक 78, 78 और 5 बच्चों कितना होता है, 83, यानी 832 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, यानी वो 832 रुपये कमाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बार और समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पुरुष का घंटे में गुणा कर देंगे और बटे में रुपए लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ भी पुरुष का हम घंटे में गुणा कर देंगे और बटे में रुपए लिखेंगे। रुपए तो हमें निकालने ही थे तो हमने x मान लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 832 रुपये आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों 46 नंबर प्रश्न दिया है, व्यंजक 2 कोष्टक के अंदर 28 माइनस 21 भाजक 7 गुणा 2 प्लस 2 का मान क्या है। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 कोष्टक के अंदर था 28 माइनस 21 भाजक 7 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 28 में से 21 घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा, 7। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर अगर 7 लिखेंगे तो गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 2 और कोष्टक के बीच में हमेशा गुणा छिपा होता है। ठीक है, इसके बाद प्लस 7 गुणा 2 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, भाग कर देंगे। ठीक है, 7 का 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, गुणा 2 प्लस 2। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा, तो गुणा हम इन तीनों का कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 और 4 और 2 कितना होता है बच्चों, 6। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प देखेंगे 6 किस में दिया है, 6 दिया है यहाँ पर बी नंबर में। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया है 4.0088 बटे 0.2 को सरल करने पर मान आएगा। इसको बच्चों हम सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं। ऐसे प्रश्न में बच्चों सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे दशमलव इसमें
है ही नहीं। इसको हम चलिए एक बार इस तरह से लिख लेते हैं, 4.0088 भाजित 0.2। ठीक है बच्चों, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सीधा 2 का भाग हम इस पूरी संख्या में दे देंगे, दशमलव को हम बाद में निपटेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 2 का भाग देंगे 40088, दशमलव आप हटा दीजिए और सीधा सीधा आप 2 का भाग दे दीजिए पहले। तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अंक उतारेंगे बच्चों 0 का तो यहाँ पर 0 आएगा, अंक उतारेंगे 0 का तो यहाँ भी 0 आएगा, अंक उतारेंगे 8 का तो 2 चौके 8 हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद अंक ये वाला उतारेंगे 8 का, फिर 2 चौके 8 हो गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, ये आ गया 20044। अभी बच्चों हमारा आंसर नहीं आया, अब हमें दशमलव लगाना है। तो बच्चों दशमलव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, इसमें दशमलव कितने अंकों पर है, तो 1 2 3 4, आप यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दशमलव कितने अंक बाद है, तो 1 अंक बाद है। ठीक है, इसमें 4 अंक बाद, इसमें 1 अंक बाद, तो आप इस 4 में से 1 को घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम दशमलव 3 अंक इधर से गिनकर यहाँ पर लिख देंगे। तो दशमलव बच्चों यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 अंक बाद, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यही हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद देखेंगे दशमलव इसमें कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद, इसमें है 1 अंक बाद। इस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। बस ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर हम 3 अंक बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 20.044। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर। देखेंगे किसमें विकल्प है हमारा, ये सी नंबर पर है, 20.044। ओके बच्चों, तो ये हमारा सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 6 9 12 15 या 18 में से किसी एक से भाग देने पर 3 शेष बचे। ऐसे प्रश्नों में बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बच्चों वैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 6 का 9 का 12 15 या 18 में किसी का भी भाग दें तो 3 शेष बचे। तो बच्चों इसके लिए तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले इन संख्याओं का लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6 9 12 15 और 18 इनका बच्चों हम क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ठीक है, लासा निकालने के लिए वही तरीका हमारा है, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 9 रखेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 15 रखेंगे और यहाँ पर बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से एक बार 2 का भाग दे देंगे तो 3, यहाँ 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15, यहाँ पर 9। अब हम 2 का भाग नहीं देंगे, अब हम 3 का भाग देंगे। ठीक है बच्चों, 3 एकम 3, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिरके 9। अब हम फिर से 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बच्चों आगे में बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। अब 3 का भाग देंगे तो ये यहाँ तो 1 रहेगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये तो 1 था ही, 3 का 5 में नहीं जाएगा तो 5 लिखेंगे और 3 का 3 में एक बार। अब बच्चों 5 अकेला बचा तो 5 का भाग इसमें दे देंगे। अब इनका हम क्या कर देंगे बच्चों, गुणा। तो 5 3 15, 15 3 45, दूनी 90, दूनी 180। ये क्या आ गया बच्चों, लासा आ गया। अब हमने लासा इसलिए निकाला है क्योंकि बच्चों जब इन संख्याओं का भाग जाएगा, यानी लासा का भाग जाएगा, तो इन संख्याओं का भाग जरूर चला जाएगा। अब हम कहाँ पर पहुँचेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस 180 का भाग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में देकर चेक करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस 180 का भाग 9999 में दे देंगे। तो चलिए इसका भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 18 पंचे 90, यानी ये कितना हो गया, 900 आएगा। अब बचेगा बच्चों 99, अंक उतारेंगे 9 का, 18 पंचे 90, इसमें बच्चों कितना बचेगा, 99 बचेगा। अब यहाँ बच्चों समझ लीजिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हम इसका भाग दे रहे हैं तो 99 शेष बच रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसमें 0 शेष बचे। तो
तो बच्चों ये मान लीजिएगा 99 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0 कब आता? जब यहाँ पर 99 कम हो जाता। तो इस संख्या में हम 99 पहले घटा देंगे। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही है? भाई यहाँ पर 99 जब शेष बचा है, बचना चाहिए था 0, तो 0 कब आएगा? जब इसमें से 99 को हम घटा देंगे। तो 9999 में बच्चों हम 99 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 9900। ये संख्या बच्चों आ गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 का पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन प्रश्न में बच्चों कहा गया है कि किसी का भी भाग दें तो 3 शेष बचे। अब ये कंडीशन है बच्चों कि 3 शेष भी बचना चाहिए। तो 3 शेष बच्चों कब बचेगा? जब हम इसमें 3 को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9903। यही हमारा आंसर है बच्चों। अब अगर हम इसमें किसी का भी भाग देंगे तो हमेशा 3 शेष बचेगा, और यही संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें इन सब का भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई से 12 मीटर कम है, उस प्लेटफार्म को 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 8 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पर क्या दिया है कि एक ट्रेन है, वह प्लेटफार्म को पार करती है, तो हमें निकालना है कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिएगा ये है बच्चों क्या? प्लेटफार्म। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं प्लेटफार्म, और कोई ट्रेन इसको पार कर रही है। भाई ट्रेन जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है बच्चों, ठीक है, जब ये ट्रेन यहाँ इस प्लेटफार्म में प्रवेश करेगी, और जब इस पूरे भाई इसकी भी तो लंबाई होती है ट्रेन की, ये मान लीजिए ट्रेन है, तो पार कब कर ली जाएगी? पार कब करेगी बच्चों? जब यह ट्रेन यहाँ पर पहुँच जाएगी भाई, तभी तो इस प्लेटफार्म को पूरा पार कर पाएगी। भाई उसके जितने भी डब्बे लगे हैं वो जब तक पूरे पार नहीं हो जाएंगे तब तक प्लेटफार्म को पार किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है? यहाँ से तो प्रवेश कर रही है इस जगह से, और बच्चों यहाँ तक जब ट्रेन पहुँच जाएगी, इतनी दूरी तय कर लेगी, तब ये प्लेटफार्म पूरा पार हो पाएगा। तो बच्चों हमें यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई पहले हम पता करेंगे। ठीक है, तो दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई से 12 मीटर कम है। तो बच्चों हम मान लेंगे कि प्लेटफार्म की लंबाई जो है x है। ठीक है, जब प्लेटफार्म बच्चों कितना है, हमने मान लिया x है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है प्लेटफार्म की लंबाई से 12 मीटर कम है। तो बच्चों रेलगाड़ी कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी हो जाएगी कितनी? x में से हम 12 घटा देंगे। भाई यही तो प्रश्न कह रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई से 12 मीटर कम है। किसकी? रेलगाड़ी की लंबाई। अब हमें दोनों की लंबाइयाँ पता चल गई। अब पूछा गया है कि आगे उस प्लेटफार्म को 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, यह ट्रेन चलते हुए 8 सेकंड में इसको पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? तो बच्चों लंबाई का मतलब हो गया यहाँ पर दूरी। तो यहाँ पर बच्चों दूरी का हम सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ओके बच्चों, तो अब दूरी क्या है? दूरी मैंने आपको क्या कहा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो पूरी दूरी हो जाएगी। तो प्लेटफार्म कितना है? x प्लस, और रेलगाड़ी कितनी है? x माइनस 12। ठीक है बच्चों, दोनों को जोड़ दिया तो ये कितनी हो गई? दूरी हो गई बराबर। अब चाल, अच्छा चाल यहाँ पर दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, गुणा समय दिया है कितना बच्चों? 8 सेकेंड, यहाँ पर 8 सेकेंड। अब यहाँ पर बच्चों समय तो दिया है सेकंड में, और चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, उसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं? 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम चलिए यहीं पर लिख लेते हैं
इस 108 में हम 5/18 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए इसकी जगह हमने ये लिख दिया, हमने भाई इसको चेंज कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड बना दिया, गुणा 8 सेकंड। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों इनको भी हम सॉल्व करेंगे तो देखना कोष्टक खोलेंगे तो x + x - 12 हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। x में x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x - 12 बराबर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे भाई, 18 से 108 काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 छिक्के 108। ठीक है बच्चों, अब 6 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 और 30 का बच्चों 8 में गुणा होगा, 3 अट्ठे 24 यानी 240 मीटर। भाई सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर बचा। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो पहले तो हम 12 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 240, 12 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है बच्चों, चलिए अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 240 और 12 हो जाएगा 252। तो x बराबर बच्चों, अब 2 का पक्षांतर करेंगे बच्चों यहाँ पर तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा 2। अब 2 से काट देंगे 252 को तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 126। ये बच्चों क्या आया, प्लेटफार्म आया। हमने प्लेटफार्म को माना था x। अब अच्छा पूछा क्या गया है, प्लेटफार्म की लंबाई, तो बच्चों यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो 126 में विकल्प कौन सा है बच्चों, यहाँ पर ये डी नंबर विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दिया है 126 मीटर। ओके बच्चों, 50वां प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 8 मास का साधारण ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से ₹240 है तो वह धनराशि ज्ञात करो। इसमें बच्चों हमसे मूलधन पूछा गया है। धनराशि का मतलब होता है मूलधन। तो बच्चों मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है बच्चों, ब्याज गुणा 100 दर गुणा समय। ठीक है, इसमें हम मान रख देंगे। तो बच्चों ब्याज कितना दिया है, तो क्वेश्चन में बच्चों ब्याज दिया है 240 रुपये। भाई इसको अच्छे से समझिएगा कि किसी धनराशि पर 8 मास का साधारण ब्याज 8% की दर से 240 रुपये है। तो यही 240 रुपये बच्चों क्या है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 240 गुणा 100 बटे दर बच्चों दी है 8%, तो यहाँ लिख देंगे हम 8 और समय कितना दिया है 8 मास। बच्चों 8 महीने दिया है तो महीने को बच्चों हम वर्ष में यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 महीने में कितने वर्ष होते हैं, तो 8/12। महीने को अगर हमें वर्ष बनाना है तो 12 का हमें भाग देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इस 8 से इसको काट दें पहले। चलिए 8 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। क्या बचेगा बच्चों, 30 का गुणा कर देंगे 100 में तो ये हो जाएगा 3000 बटे 8/12। इस तरह से बचा। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3000। अब जब बटे के नीचे बच्चों बटे भिन्न होती है तो भिन्न उल्टी होकर यानी पलट जाती है इस तरह से, 12/8 करके पलट जाएगी। इसका हम इसमें गुणा करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम बच्चों 8 से 3000 काटेंगे तो चलिए 8 का भाग देंगे 3000 में तो 8 तिरके 24 बचेंगे बच्चों कितने, 6 हो जाएंगे 60। तो 8 सत्ते 56 बचेंगे 4 हो जाएंगे 40, 8 पंचे 40। 8 का भाग आप 3000 में देकर देखेंगे तो 375 निकल के आएगा। अब बचेगा हमारे पास 375 गुणे 12, 375 गुणे 12। ओके बच्चों, चलिए अब 12 का हम गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 हासिल आएंगे बच्चों 6 और 12 सत्ते 84 और 6 बच्चों कितना होता है 90 हासिल आएगी 9। ओके, अब 12 तियाँ 36 और 36 और 9 बच्चों कितने होते हैं 45। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, मूलधन। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प कौन सा सही है, ए नंबर विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न दिया है, यदि 6 दर्जन केलों का मूल्य 90 रुपये है तो 26 केलों का मूल्य कितना होगा। बड़े ध्यान से आप प्रश्न पढ़िएगा। दिया गया है 6 दर्जन केले। तो बच्चों 6 दर्जन में कितने केले होते हैं,
1 दर्जन में होते हैं 12 केले, तो 6 दर्जन में कितने होंगे 72 केले। तो इसको हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं 72 केलों का मूल्य कितना है बच्चों 90 रुपये। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो 26 किलो का मूल्य कितना होगा, अरे भाई 72 किलो का मूल्य 90 रुपये है, तो इसलिए 1 केले का मूल्य निकालेंगे पहले। ठीक है, 1 केले का मूल्य कितना होगा कम होगा, कम के लिए क्या करते हैं हम 90/72 इस तरह से हम भाग दे देते हैं। इसलिए हमसे पूछा गया है 26 किलो का मूल्य, तो बच्चों 26 किलो का मूल्य कितना होगा ज़्यादा होगा, इसके लिए हम गुणा कर देंगे। तो 90/72 में हम 26 का क्या कर देंगे बच्चों गुणा कर देंगे। चलिए इसको हम काट देंगे, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 9 दसारम 90। ठीक है बच्चों, अब इसको फिर से काट देंगे हम 2 से, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर बच्चों क्या बचा 5/4 गुणा 26। अब इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 13 बार कटेगा। ठीक है, तो 13 पंचे 65/2। ओके बच्चों, अब 2 का भाग हम 65 में दे देंगे भाई, 2 का भाग देंगे 65 में, तो 2 × 6 और इसके बाद अंक उतारेंगे 5 का, 2 दूनी 4, इसके बाद बच्चों 1 बचा। अब यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 5 10, तो ये 32.5 ये हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा ये सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। बच्चों हमें घन का आयतन निकालना है। दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ, भाई कोई घन है उसका घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है 216 वर्ग मीटर। ओके, तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 6 गुणा भुजा पे घात 2। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 216 वर्ग मीटर। अब हमें सबसे पहले बच्चों भुजा निकालनी है, क्योंकि भुजा निकालेंगे तभी तो हम घन का आयतन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको 6 को हम उधर ले जाएंगे, तो भुजा पे घात 2 बराबर 216 बटे में 6 पहुँच जाएगा। 6 का बच्चों हम भाग देंगे, तो 6 × 18 बचेंगे 3, 36 हो जाएंगे, 6 × 6 = 36। तो भुजा पे घात 2 बराबर कितना आ गया बच्चों 36। अब हम ये वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर अंडर रूट के अंदर 36, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 6, तो भुजा कितनी आ गई 6। बस इसी की हमें थी ज़रूरत। अब हमें घन का आयतन निकालना है, तो बच्चों घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा पे घात 3, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। चलिए इसको हम लिख देंगे भुजा पे घात 3, यानी 6 पे घात 3। तो क्या होगा बच्चों 6 गुणा 6 गुणा 6। तो 6 का गुणा बच्चों 3 बार करेंगे, तो 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216। 216 क्या आ गया बच्चों वर्ग घन मीटर। अब इसको हम घन मीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों आयतन हमेशा घन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2/1/2 गुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। बच्चों ये दिया है आयत, ठीक है, हमने आयत इस तरह से बना लिया। यहाँ पर दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2/1/2 गुनी है, यानी जो लंबाई है इस चौड़ाई से 2.5 गुनी ज़्यादा है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे चौड़ाई ही मान लेंगे। चौड़ाई हमने क्या मान ली बच्चों x, तो लंबाई कितनी होगी भाई इससे ये 2.5 गुनी ज़्यादा है, तो चौड़ाई हमने मान ली x, तो बच्चों लंबाई कितनी होगी, अब 2.5 का इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि ये 2.5 गुनी ज़्यादा है लंबाई इससे। तो 2/1/2 गुणा x, ठीक है बच्चों। तो इसको सही करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2x, ये बच्चों क्या हो गई लंबाई और ये क्या हो गई चौड़ाई। ठीक है, एक बार और समझिए, दिया गया था कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2/1/2 गुनी है। तो जब चौड़ाई हमने x मान ली बच्चों, तो लंबाई उससे 2.5 गुनी ज़्यादा कर देंगे, तो 2.5 गुनी ज़्यादा कर देंगे, तो इस तरह से ये लंबाई आ गई।
अब पूछ रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल कितना दिया है 360 वर्ग मीटर। ओके बच्चों, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों यहाँ पर हम लंबाई और गुणा ये चौड़ाई कर देंगे बराबर 360। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x पे पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया था 5/2, तो इसको बच्चों हम उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या 2 जाएगा गुणा में और 5 जाएगा बच्चों भाग में, क्योंकि कोई भी चीज़ बराबर के उधर ले जाते हैं तो गुणा की चीज़ भाग में जाती है और भाग की चीज़ गुणा में जाती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 से हम 360 काट देंगे तो 5 सत्ते 35, बचेंगे 10, 5 दूनी 10, 72 गुणा 2, 72 का 2 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो x पे घात 2 बराबर 144। अब बच्चों हम घात 2 जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा वर्गमूल। तो x बराबर हो जाएगा ये √144। अब 144 का वर्गमूल तो आपको पता ही होगा कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या निकाल ली, यानी चौड़ाई निकाल ली। चौड़ाई हमने x मानी थी, लेकिन सवाल में पूछा गया है आयत की लंबाई कितनी होगी। तो भाई लंबाई थी 5/2x, तो लंबाई बराबर क्या लिख देंगे 5/2 गुणा x का मान हमने निकाला 12। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 12 काटेंगे 6 बार और 6 पंचे 30। ओके बच्चों, ये आ गई हमारी लंबाई। तो इस तरह से बच्चों विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 में ये ए नंबर यहाँ पर दिया है, लंबाई है 30 मीटर। ठीक है, 54 नंबर बच्चों प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पहचानने के लिए हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद पहला अंक कौन सा है। तो दशमलव के बाद पहला अंक इसमें 1 है, इसमें बच्चों 2 है, इसमें 0 है, तो बच्चों ये छोटी हो गई। अब इसमें बच्चों क्या है, इसमें भी 0 है तो ये भी छोटी है। अब हम 0 के बाद देखेंगे कौन सा अंक छोटा है। तो यहाँ पर 0 के बाद 2 है तो ये बड़ा हो गया, यहाँ पर 0 के बाद 1 है तो ये छोटा हो गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी। ठीक है, एक बार बच्चों और समझिए, सबसे छोटी हमें निकालना है तो दशमलव के बाद देखेंगे कि सबसे छोटा अंक किसमें दिया है। दशमलव के बाद इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 0 था, इसमें 0 था, तो ये दोनों ही इन दोनों से तो छोटी ही है। अब इनमें से सबसे छोटी कौन सी होगी, इसमें 0 के बाद 2, इसमें 0 के बाद 1, तो ये सबसे छोटी संख्या। विकल्प हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए 55 नंबर प्रश्न दिया है, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो बच्चों 210 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाल लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और इसके बाद 0 आएगा, 2 पंचे 10। 2 का भाग बच्चों 210 में देंगे तो 105 आएगा। कभी कभी बच्चों गलती लोग क्या कर देते हैं बच्चे कि 2 का भाग दिया किसमें 210 में, तो इस तरह से क्या कर देते हैं 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। बच्चों ये तरीका गलत होता है, 105 बार जाएगा। अब बच्चों हम 2 का नहीं देंगे, अब किसका देंगे 3 का, 3 त्रिका 9 और बचेगा कितना 1 3 5 15। अब यहाँ पर बच्चों 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 5 का, 5 सत्ते 35। अब जाएगा 7 का, 7 एकम 7। तो बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड कहे जाते हैं। जिन जिन से हमने भाग दिया है ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो बच्चों गिनेंगे हम 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 4 किस में दिया है बच्चों, ये ए नंबर में दिया है कि ये 4 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 56 नंबर। इसमें क्या दिया है, जब भिन्नों 2/3, 1/4, 3/6, 3/4 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे होंगी। चलिए बच्चों इनको हमें बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर दिया है पहली 2/3, 1/4, 3/6 और 3/4। तो हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है।
तो बच्चों इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। कुछ नहीं कीजिएगा, आप इस हर का भाग अंश में दे दीजिए। 3 का भाग बच्चों 2 में देंगे, तो बच्चों 3 का भाग 2 में देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे और इसको तिछक 18। ओके बच्चों, बस बच्चों अब क्या करेंगे, 4 का भाग 1 में देंगे, ठीक है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरह हम बच्चों 6 का भाग 3 में देंगे, चलिए यहाँ पर देंगे 6 का भाग 3 में, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 6 पंचे 30, ठीक है। अब 4 का भाग बच्चों हम 3 में देंगे, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते 28। बस बच्चों हमारा काम बन गया। इसमें आया था कितना बच्चों, 0.6, इसमें कितना आया था 0.2, इसमें 0.5 और इसमें 0.7, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है क्या, बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी भिन्न। ओके बच्चों, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ पर बच्चों, सबसे छोटा मान कौन सा है, ये 2 वाला, 0.2 वाला, तो 1/4 सबसे छोटी भिन्न। ओके बच्चों, इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी है ये वाली 0.5 यानी 3/6। अब इससे बड़ी बच्चों कौन सी है, ये वाली 0.6 यानी 2/3, और सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली बच्चों 3/4। तो यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो हम देख लेंगे कि ये क्रम किस में दिया है, 1/4, इसके बाद 3/6, तो इसमें बच्चों मिल गया 1/4, 3/6, फिर 2/3 और 3/4, तो बी नंबर विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों दिया है, एक स्कूल के 24 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत आयु में 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करो। बच्चों ये औसत का प्रश्न है। अगर बच्चों आपने अभी तक औसत नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर औसत के कई वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक स्कूल है, उसमें 24 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु बच्चों कितनी है, 12 वर्ष। सबसे पहले बच्चों हमारा क्या काम होता है, अगर औसत दिया गया है तो सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, योग। योग कैसे निकलता है, औसत का संख्या से गुणा कर देते हैं। औसत कितना है बच्चों, 12, इसका गुणा हम किस में कर देंगे, जितनी संख्या होगी, यानी यहाँ पर कितने दिए, 24 बच्चे, तो 24 का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, 24 दूनी 48, हासिल आएगी 4, 24 से कम 24, 4 28, 288 क्या आ गया बच्चों, 24 बच्चों की आयु का योग आ गया। ओके, अब आगे है, जब एक शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। भाई अभी तक कितने थे, 24 बच्चे, एक शिक्षक आ गए तो कुल मिलाकर कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए, तो औसत आयु में 3 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। बच्चों अभी तक औसत कितना था, 12 था, जब एक शिक्षक आ गए तो 3 वर्ष औसत आयु में बढ़ोतरी हो गई, यानी 12 से औसत कितना हो गया, 15 हो गया। भाई 3 बढ़ गया तो औसत कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर बच्चों जब अध्यापक को शामिल किया जाए, यानी शिक्षक को शामिल किया जाए, लिख सकते हैं हम, शिक्षक को शामिल करने पर, ठीक है बच्चों, शामिल करने पर क्या हो रहा है, तब योग क्या होगा। भाई अब लोग कितने हो गए, 25 गुणा, अब औसत कितना हो गया बच्चों, 12 तो पहले था, 3 बढ़ गया तो 15 औसत हो गया। बस अब हमें इनका गुणा कर देना है, 15 पंचे 15 अपना 75, हासिल आएगी 7, 15 दूनी 30, 7 37, ये आ गया बच्चों योग 375। ठीक है, इसमें बच्चों 25 लोगों का योग है और ये है बच्चों 24 लोगों का योग। इसमें जो ज़्यादा है वो कौन है, वो शिक्षक हैं। पूछा यही गया है कि शिक्षक की आयु क्या है, तो बच्चों इसमें से हम बच्चों की आयु निकाल दें तो हमें शिक्षक की आयु मिल जाएगी। तो इस 375 में बच्चों हम 288 को घटा देते हैं तो 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 6, 16 में से 8 गए 8, 87 वर्ष बच्चों ये शिक्षक की उम्र निकल के आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर विकल्प कौन सा है, ये डी नंबर, सॉरी बच्चों ये ए नंबर विकल्प बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दशमलव के दो स्थानों तक 4.3892 का मान क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 58 नंबर दिया है 4.3892। इसका मान हमें दशमलव के दो स्थानों तक, भाई दशमलव के दो स्थान का मतलब क्या हुआ, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, यहाँ तक हमें लिखना है। तो जब दो स्थान पूछा जाए बच्चों तो हम तीसरा अंक देख लेते हैं क्या है। भाई तीसरा अंक यहाँ पर क्या है, 9। तो इस 9 को 1 मान लिया जाता है, क्योंकि बच्चों जो भी जहाँ तक भी हमें देखना होता है उसके आगे वाला अंक देखकर हम इसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं। तो आगे वाला अंक कौन सा है इसमें, यानी 8 के बाद कौन सा अंक है यहाँ पर, 9। भाई ये दूसरा अंक है तो तीसरा अंक 9 है। तो 9 का मान बच्चों हो जाता है 1। 9 का भी 1 होता है, यानी 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 और 9, ये अगर 5 अंक मिल जाएं तो इसका मान 1 हो जाता है बच्चों। और अगर 0, 1, 2, 3, 4 मिलता है तो इसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 का मान 1 होकर इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.39। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो 38 है, 38 के बाद 9वां पॉइंट और है, तो ये लगभग 39 के आसपास बन जाता है। तो यही हमारा बच्चों इसमें आंसर है, 4.39। तो यहाँ पर दिया है ये विकल्प नंबर बी, 4.39। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न है बच्चों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% शिक्षा पर तथा 38% खाने पर खर्च करता है। यदि वह खाने पर 1368 रुपये खर्च करता है तो शिक्षा पर वह कितने रुपए खर्च कर देता है। बच्चों यहाँ पर एक आदमी है, वह अपनी जो भी उसके पास आमदनी है उसमें वह 12% शिक्षा पर खर्च कर देता है और 38% खाने पर खर्च करता है। तो खाने पर वह 1368 रुपये खर्च कर देता है। तो खाने का यहाँ पर रुपए भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि उस आदमी के पास x रुपए थे, यानी उसकी आमदनी कितनी है, x। तो माना उसकी आय कितनी है, x है। अब उस x रुपए में से वह 38% बच्चों खाने पर खर्च कर रहा है। तो x का 38% बराबर संख्या भी दी है 1368 रुपये। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो हमें उसकी संपत्ति यानी उसकी आमदनी का पता चल जाएगा। तो x गुणा 38/100 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 आता है, बराबर 1368। तो x बराबर, अब ये 100 जाएगा बच्चों कहाँ, गुणा में, और 38 जाएगा भाग में। तो 1368 गुणा में 100 और बटे में बच्चों 38। ठीक है, चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 19 बार कटेगा, और बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 बचेंगे 1, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। तो x बराबर हो गया 684 गुणा 100/19। अब बच्चों हम 19 का भाग दे देंगे 684 में। तो चलिए यहाँ पर 19 का भाग देते हैं 684 में। तो 19 × 57। ठीक है बच्चों, बचेंगे कितने, 1 यानी 11 बचेंगे, अंक उतारेंगे 4 का, 19 छिक्का 114। ठीक है बच्चों, तो 36 बार चला गया। तो 19 से काटेंगे तो ये 36 आएगा। तो 36 गुणा 100 बचा, तो 36 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 रुपये। तो उसके पास कुल आय कितनी है, 3600। अब हमसे पूछा क्या गया है कि शिक्षा पर वह कितने रुपए खर्च करता है। अरे भाई 3600 रुपये थे उसके पास, 12% वह शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 3600 का हम 12% निकाल देंगे। तो 3600 का यहाँ पर 3600 का 12% हटेगा बच्चों, बटे में 100 आएगा। चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कट गया। 36 गुणा 12 करेंगे तो 12 छंग 72 हासिल आएगी 7, और 12 तियाँ 36, और 36 और 7 बच्चों कितना होता है, 43। तो 432 रुपये बच्चों वह शिक्षा पर खर्च करता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, सी नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न है, 1 सही 3/4 प्लस 2 सही 5/8 का मान क्या है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 सही 3/4 प्लस 2 सही 5/8।
4 एकम 4 और 3 7/4 इसको लिख सकते हैं, प्लस 8 दूनी 16 और 5 21/8 इसको लिख सकते हैं। 8 और 4 का बच्चों एलसीएम कितना आएगा 8। ठीक है, अब 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार और 2 सत्ते 14 हो गया यहाँ पर, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 का गुणा करेंगे तो 21 ही आएगा। अब 14 21 बच्चों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 35/8। अब 8 का भाग हम 35 में देंगे तो 8 चौके 32 बचेंगे 3, तो 4 सही 3/8, 4 सही 3/8। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। तो 4 सही 3/8 कहाँ पर है बच्चों, ये डी नंबर विकल्प हमारा बिल्कुल, ये वाला डी नंबर विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।